हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आक्रामकता के सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने यह देखा था कि आक्रामकता क्या होती है और उसकी क्या परिभाषा है, तथा इसके साथ साथ हमने आक्रामकता या एग्रेशन के विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता के प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत बताए, जिसमें पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी। दूसरा सिद्धांत प्रड़ोत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कुंठा आक्रामकता प्रकल्पना या जिसे हम कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस आता है। और तीसरा सिद्धांत है सामाजिक सीखना सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन तीनों सिद्धांतों के माध्यम से हम आक्रामकता के व्यवहार को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत के बारे में। मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या पशु में आक्रामकता एक जन्मजात व्यवहार होता है जो मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आक्रामकता का व्यवहार होता है वह चाहे व्यक्ति हो या ही कोई पशु हो, उन सभी में जन्मजात पाया जाता है। जन्म से ही उनके अंदर आक्रामकता का गुण पाया जाता है और इसीलिए इसे मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति एक खास तरह की अनुक्रिया करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होती है, उन्हें हम जन्मजात प्रवृत्ति या इनहेरिटेड टेंडेंसी, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिक इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत आते हैं। पहला है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी, और दूसरा है लॉरेंज का आचार शास्त्रीय सिद्धांत, लॉरेंज इथोलॉजिकल थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रायड के सिद्धांत के बारे में कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत के अनुसार आक्रामक व्यवहार को कैसे परिभाषित किया है। फ्रायड यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ा था कि जो इंस्टिंक्ट होती हैं वह 2 टाइप की होती है। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, या जिसे हम इरोज भी कहते हैं। यह व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भी रचनात्मक कार्य करता है, जो भी वह क्रिएटिव वर्क करता है, वह किसके द्वारा करता है? वह सभी जीवन मूल प्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं। और व्यक्ति जो भी आक्रामक व्यवहार करता है वह सभी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, या जिसे हम थैनेटोस के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमने देखा कि जो रचनात्मक कार्य है वह इरोज के द्वारा होते हैं, और जो व्यक्ति में आक्रामक बिहेवियर है या एग्रेसिव बिहेवियर कहें तो वह सभी होते हैं थैनेटोस के द्वारा। और जब व्यक्ति में मृत्यु मूल प्रवृत्ति या थैनेटोस की अधिकता होती है तब उस व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार की भी अधिकता पाई जाती है। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को आप 2 चीज़ों से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जो जीवन मूल प्रवृत्ति है उसे हम इरोस कहते हैं,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं इरोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मूवीज़ का निर्माण होता है, यानी यह एक स्टूडियो है जहाँ पर मूवीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएटिव काम हो रहा है। तो आप इरोज को इस इरोज से आसानी से जोड़कर याद कर सकते हैं। और अगर आप मार्वल कॉमिक्स के फ़ैन हैं, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखते हैं, तो आप थैनोस को थैनोस से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि थैनोस भी हमेशा आक्रामक व्यवहार करता है, हमेशा नुकसान पहुंचाता है, और थैनोस के अंतर्गत भी वही कार्य होते हैं। तो आप इसको थैनोस से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, उसको फ्राइड ने दो अन्य प्रकार में डिवाइड किया। इसके दो प्रकार बताए कि एक तो अंतर्मुखी मृत्यु मूल प्रवृत्ति और दूसरा बहिर्मुखी। तो जब व्यक्ति में अंतर्मुखी मूल प्रवृत्ति की जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसकी अधिकता होती है, तो जो व्यक्ति का व्यवहार रहता है, व्यक्ति अब मृत्यु मूल प्रवृत्ति है तो व्यक्ति आक्रामक व्यवहार तो करेगा ही, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आक्रामक व्यवहार है वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं और उसी की वजह से व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है। तो आक्रामक व्यवहार तो होना ही है, लेकिन अगर अंतर्मुखी मृत्यु मूल प्रवृत्ति है तो व्यक्ति स्वयं को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, स्वयं के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, स्वयं को अपशब्द बोलता है या स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब व्यक्ति में बहिर्मुखी मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है तब व्यक्ति स्वयं को नुकसान न पहुंचाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो फ्राइड के अनुसार जो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, और बेसिक इंस्टिंक्ट में भी जो डेप्थ रिलेटेड बेसिक इंस्टिंक्ट है, या जिसे हम थैनेटॉस कहते हैं, वह आक्रामक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं इथोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, जो कि दिया गया था लॉरेंज के द्वारा। कॉनरेड लॉरेंज एक नोबेल प्राइज़ विनर भी थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार मिला था। अब जो लॉरेंज का विचार था वह थोड़ा बहुत फ्राइड से मिलता जुलता था, लेकिन फ्राइड ने आक्रामक व्यवहार को एक निगेटिव रूप में परिभाषित किया था। फ्राइड ने उसको मृत्यु मूल प्रवृत्ति से जोड़कर देखा था, लेकिन लॉरेंज यहाँ पर बताते हैं कि जो आक्रामक व्यवहार होते हैं वह अनुकूली होते हैं, वह एडाप्टिव होते हैं, और खासकर जो उनका रिसर्च था वह पशुओं के ऊपर था। तो पशुओं पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि पशुओं के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक जो आक्रामक व्यवहार है उसकी काफ़ी आवश्यकता होती है। लॉरेंज ने बताया कि पशुओं को यदि अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो उन्हें कई बार आक्रामक व्यवहार दिखाने पड़ते हैं या आक्रामक होना पड़ता है। इन्होंने बताया कि जिस पशु में आक्रामकता जितनी ही अधिक होगी उस पशु को अस्तित्व में बने रहने और स्वयं को पुनर्उत्पादित या रिप्रोड्यूस करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जानवर जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा वह उतने लंबे समय तक अपने जीवन को बचाए रख पाएगा, क्योंकि जो सीधे साधे जानवर होते हैं जो एग्रेशन नहीं दिखाते हैं वह क्या होते हैं, वह जंगली जानवरों का या जो आक्रामक बिहेवियर वाले जो जानवर हैं जिनका व्यवहार आक्रामक होता है उनका शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब कोई जानवर आक्रामक व्यवहार दिखाता है तो उसके बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आक्रामक व्यवहार से वह अपने आप का बचाव कर पाता है या बचाव कर पाने की कोशिश करता है। और इन्होंने आगे भी बताया कि जो आक्रामक व्यवहार होता है उसी के द्वारा जो पशु होते हैं वह अपने क्षेत्र की भी रक्षा कर पाते हैं।
क्योंकि जब दूसरे क्षेत्र के पशु उनके क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं या उनके क्षेत्र में घुसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वह अपने इसी आक्रामक व्यवहार के द्वारा उन्हें वहाँ से दूर भगा देते हैं। और आक्रामक व्यवहार का ही परिणाम है कि सिर्फ मजबूत पशु जो मजबूत होते हैं, आक्रामक होते हैं, उनका अस्तित्व लंबे समय तक बचा रह पाता है। अन्यथा जो कमज़ोर पशु होते हैं वह अपने अस्तित्व से हाथ धो बैठते हैं या उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लॉरेंस थे उन्होंने आक्रामक व्यवहार को एक पॉजिटिव रूप में लिया और जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उसको बताने की कोशिश की, खासकर अपने रिसर्च के द्वारा जो कि इन्होंने पशुओं पर किया था। हमारा अगला सिद्धांत है प्रणोद सिद्धांत या ड्राइव थ्योरी। तो जब समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता से संबंधित मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को नकार दिया, डोलार्ड और उनके सहयोगियों ने प्रणोद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसमें बताया कि जो आक्रामकता के व्यवहार होते हैं वह बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, या कह सकते हैं कि बाह्य कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह बाह्य कारक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति आक्रामक रूप से व्यवहार करे। अब यह बाह्य कारक कैसे उत्पन्न होते हैं, तो इसको भी इन्होंने 2 उप सिद्धांतों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब एक व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है किंतु बीच में ही उस लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर व्यक्ति के अंदर एक कुंठा का जन्म होता है या व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है और उस फ्रस्ट्रेशन या उस कुंठा के वजह से ही व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करना चाहता है या आक्रामक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका पेपर है और आप अपने पेपर की तैयारी के लिए घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान जब आप ये सोचकर बैठे हैं कि आज तो अभी मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके बाद ही उठूँगा, उसी के बीच में ही कोई आपका फ्रेंड आ जाता है या घर का कोई छोटा बच्चा आ जाता है और आपको बार बार डिस्टर्ब करने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई में एक बाधा उत्पन्न होती है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अंदर से एक कुंठा उत्पन्न हो जाती है। और फिर कई बार अगर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वह हमसे छोटा है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है या हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन पर भड़क जाते हैं। जो हमारा व्यवहार है वह एक आक्रामक व्यवहार में बदल जाता है। दूसरा, यहाँ पर आक्रामकता को ही इन्होंने एक बार फिर से बताया, डोलार्ड ने इसको आक्रामकता को यहाँ पर परिभाषित किया है कि जब दूसरों को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से कोई शाब्दिक या शारीरिक व्यवहार किया जाता है तो उसे आक्रामकता कहा जाता है। तो यहाँ पर तो इन्होंने आक्रामकता को बताया, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को समझें तो इस सिद्धांत का जो मेन पॉइंट है वह यहाँ पर कुंठा या फ्रस्ट्रेशन ही है। जो बाह्य कारक बताए गए कि किस बाह्य कारक से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होते हैं, तो वह बाह्य कारक कुंठा है या फ्रस्ट्रेशन है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सिद्धांत के बारे में, सामाजिक सीखना सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेंडूरा के द्वारा किया गया। बेंडूरा ने बताया कि व्यक्ति अन्य व्यवहारों के समान आक्रामकता के व्यवहार को भी सीखता है। बेंडूरा जो कि सामाजिक सीखने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था और इनका यह मानना रहता था कि व्यक्ति कोई भी व्यवहार देखकर सीख जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि जो आक्रामकता का व्यवहार है वह भी व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख लेता है। जैसे उसके सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो वह भी उसके व्यवहार को देखकर आक्रामक व्यवहार करने लगता है, या उस समय नहीं तो आगे चलकर वह आक्रामक व्यवहार करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति अन्य व्यवहारों के समान आक्रामकता को भी सीखता है और साथ ही साथ यह भी सीखता है कि किन किन अवस्थाओं में ऐसी आक्रामकता
की अनुक्रिया वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि वह आक्रामक व्यवहार करना तो सीखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कब हम आक्रामक व्यवहार करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर एक बच्चा है तो वह अपने टीचर के सामने या अपने फादर के सामने आक्रामक व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं यहाँ पर आक्रामक व्यवहार किया तो मेरी पिटाई लग जाएगी। इसलिए उसको ये भी पता रहता है कि हमें किस परिस्थिति में आक्रामकता का व्यवहार प्रदर्शित करना है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि आक्रामक व्यवहार के कौन से प्रमुख प्रमुख सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आक्रामकता को उकसाने वाले कुछ कारकों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।